हेलो बच्चे लोग, बहुत बहुत स्वागत है द व्हाइट बोर्ड चैनल पे। मेरा नाम है साकेत सक्षम और इस वीडियो में फाइनली हम चैप्टर 9 को ख़त्म करने वाले हैं। अनुक्रम तथा श्रेणी जो है विविध प्रश्नावली के कुछ प्रश्न बाकी रह गए थे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक डिस्कस कर लिया था, तो आज 27, 28, 29, 30, 31, 32 यानी कि सारे बचे हुए क्वेश्चन ख़त्म करने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे भी हमारी वीडियो काफ़ी लेट अपलोड होती है, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 27 पे फोकस करते हैं। कोई किसान एक पुराने ट्रैक्टर को 12,000 रुपये में ख़रीदता है। वह 6,000 रुपये नकद भुगतान करता है और शेष राशि को 500 रुपये की वार्षिक किस्त के अतिरिक्त उस धन पर, मतलब वार्षिक किस्त, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते ना, अतिरिक्त उस धन पर भुगतान न किया गया हो 12% वार्षिक ब्याज भी देता है। किसान को ट्रैक्टर की कुल कितनी कीमत देनी पड़ेगी, ये हमें बताना है। तो समझते हैं इस तरह से कि सबसे पहले ट्रैक्टर कितने का था, 12,000 रुपये का। अब 12,000 में से 6,000 रुपये उसने पहले ही दे दिया है, तो अब बचा कितना, 6,000 रुपये। अब ये जो 6,000 रुपये बचा है, इसको वार्षिक किस्तों में देना है, 500 रुपये की वार्षिक किस्तों में। तो 500 रुपये, 6,000 रुपये अगर मैं 500 रुपये हर साल के हिसाब से दूँ तो कुल कितने साल लगेंगे मुझे 6,000 रुपये देने में। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 12 से 60, 5 से 60 को काटेंगे तो 12 में कट जाएगा। तो ये आ गया हमारा 12 साल। तो मतलब कुल 12 साल तक मुझे पैसे देने होंगे 500 रुपये करके। लेकिन एक और चीज़ कहा गया है कि जितना रुपया बचा हुआ है ना, उसमें 12% का 12% का इंटरेस्ट भी देना होता है। अब 12% का इंटरेस्ट कितने रुपए पे देंगे, तो जैसे मान लो कि 6,000 रुपये है और पहले साल में जो 500 रुपये देगा, पहले साल में कितना रुपया देगा, 500 रुपये देगा। उसके अलावा जो ये 6,000 है उसका, यहाँ पे जैसे पहले साल की बात करें, पहले साल तो पहले साल में हमारा कितना रुपया देना पड़ रहा है, 6,000 रुपये का 12%। तो 6,000 का 12% यानी 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 12×6 72 यानी कि 720 रुपया। तो 720 रुपये मुझे देना है इंटरेस्ट, किसका, 6,000 का। और 720 रुपये इंटरेस्ट के साथ में अब ये जो 6,000, देखो समझो, ध्यान से समझना अच्छे से, 6,000 रुपये जो बचा हुआ है हमारा, इसका 12% इंटरेस्ट निकलेगा, क्योंकि एक साल बाद जब हम पैसे दे रहे हैं तो 720 रुपया तो देना ही है मुझे इंटरेस्ट 6,000 का। अब इसके अलावा जो 6,000 रुपया है उसमें से 500 रुपये और देना है, क्योंकि यही 500 रुपया हर साल उसको देना था ना, तो 500 रुपये और देना है हमें। तो 720 प्लस 500 ये हो गया हमारा 1220 रुपये, यानी कि पहले साल में कितना रुपया दिया जाएगा, तो 1220 रुपया दिया जाएगा। अब आप समझो कि 6,000 का 12% इंटरेस्ट 720 रुपये हमने दिया पहले साल में, और 500 रुपया भी दे दिया। तो 6,000 में इंटरेस्ट तो दे दिया था पहले, अब 500 रुपया भी दे दिया, तो 6,000 का अमाउंट कम हो गया, कितना हो गया, 5500 रुपये, क्योंकि 6,000 में से 500 गया तो 5500, क्योंकि ये 720 तो ब्याज है। तो अब दूसरे साल में कितना रुपया दे रहा है, तो दूसरे साल में हम देखते हैं, तो दूसरे साल में हमारे पास बचा कितना रुपया है, क्योंकि जो बचता है उसी पे इंटरेस्ट लगेगा। तो बचा है हमारे पास 5500 रुपये, और 5500 का भी 12% निकालेंगे, क्योंकि ये जो 12% है वो एनुअल इंटरेस्ट है, हमारा वार्षिक ब्याज है। तो 12, इसका 5500 का 12% निकालते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ भी कैंसिल होता है, 12×5 60 की जीरो हासिल 6, 12×5 60 6 66, तो 660 रुपये आता है। अब ये 660 रुपये देगा 5500 का इंटरेस्ट, और साथ में एक और अमाउंट वो दे रहा है जो हर साल उसने देने का प्रॉमिस किया था, 500 रुपये का, तो 500 रुपये और दे देगा। तो हो जाएगा हमारा 6×5 1160 रुपये। तो पहले साल में उसने दिया 1220 रुपये, दूसरे साल में उसने दिया 1160 रुपये। अब तीसरे साल में कितना रुपये देगा, तो तीसरे साल में आप बताओ कितना रुपये देगा। तो तीसरे साल के लिए उसके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो कितना बचा, क्योंकि 5500 में से 500 रुपये वो तो दे ही रहा है, हर साल 500 दे रहा है। थैंक यू गुड़िया। तीसरे साल में हमारा कितना रुपया हो जाएगा, तो तीसरे 5500 में से 500 तो ये देखो, ये 660 जो है वो इंटरेस्ट है 5500 का, ठीक है, और उसके अलावा 500 रुपया भी कम हो रहा है, तभी तो इंटरेस्ट क्या होगा, धीरे धीरे दाम ये कम होता चला जाएगा ना हमारा। तो अब क्या है कि वो कितना रुपया बचा, 5500 में से 500 दे दिया तो बचा 5,000 रुपये। अब 5,000 का फिर 12% निकालेंगे, इंटरेस्ट भी तो देगा ना, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 12×5 60,
600 रुपये आया। और 600 रुपये के अलावा और एक अमाउंट देने वाला है, वो कौन सा, वो 500 रुपये, क्योंकि ये 500 तो हर साल उसको देना ही देना है, क्योंकि 500 रुपये का ही बात किया गया था कि 500 रुपये वो हर साल देगा और साथ में जो पैसा बचा हुआ है, जो बचा हुआ है उसका इंटरेस्ट भी देगा, कितना, 12% का। तो तीसरे साल में उसे देना पड़ रहा है 1100 रुपये। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले साल में उसे 1220 रुपये देना पड़ा, दूसरे साल में 1160 रुपये देना पड़ा, तीसरे साल में 1100 रुपये देना पड़ा। तो आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये किसी श्रेणी के रूप में दिखेगा। चलो इसको मिटा के अच्छे से समझते हैं। अब 12 साल लिखा हुआ है, 12 साल तक पैसे देने हैं ना, तो वो 12 साल था। तो पहले साल में वो दे रहा है 1220, दूसरे साल में वो दे रहा है हमें 1160 और तीसरे साल में दे रहा है 1100। ये कब तक देता रहेगा, तो ये देता रहेगा ... 12 पदों तक। कितने पदों तक, 12 पदों तक। क्यों 12 पदों तक देगा, क्योंकि 12 साल तक देना है तो 12 पदों तक ही देगा। ये हम पहले से ही कैलकुलेट करके बैठे हुए हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है कि पहले साल में इतना दिया, दूसरे साल में इतना दिया, तीसरे साल में इतना दिया ... 12 पदों तक है। ये कौन सी श्रेणी है, तो ये आप ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेगा ये समांतर श्रेणी में है, जहाँ पे ए जो है वो है 1220 रुपये, 1220 ही रहने देते हैं। बी जो है वो 60 रुपये है, लेकिन माइनस में, क्योंकि कम हो रहा है हमारा सारा अंतर जो है वो कम होता जा रहा है, तो माइनस में 60 रुपये ले लेते हैं। और एन जो है वो कितना दिया हुआ है, वो 12 दिया है, क्योंकि 12 पदों तक कहा गया हमें। तो अब जब हमें ए मालूम है, डी मालूम है और एन भी मालूम है, तो हम एस एन निकालेंगे। एस एन क्यों निकालेंगे, तभी सभी पदों का योगफल आएगा। और हमसे पूछा गया कुल कितना रुपये दिया जाना है, तो कुल कितना रुपये दिया जाना है, तो सभी को जोड़ेंगे तभी तो कुल रुपये आएंगे ना। तो एस एन बराबर हो जाएगा हमारा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n/2 यानी कि 12/2, 2a यानी कि 1220 गुने 2 यानी कि 2440 प्लस n-1 यानी कि 11 और d गुने मतलब -60 से गुना भी करना है। इसको भी काट लो तो 6 बार में कट जाता है। 6 2440 माइनस 11 6 66 660। आगे कैलकुलेट करते हैं तो 6 गुने 2440 में से 660 गया तो 0 में से 0 गया 0, 14 में से 6 गया 8 और फिर 13 में से 6 गया तो 7 बचा 1, 1780। एसन बराबर है ना, तो 6 8 48 के 8 हासिल 4, 6 7 42 4 46 के 6 हासिल 4 6 कम 6 4 10 10,680 रुपये। अब ये जो अमाउंट आया हमारा 10,680 रुपये, ये वो अमाउंट है जो हमने 12 साल में दिया। अब हमसे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। शुरू में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि किसान को ट्रैक्टर की कुल कितनी कीमत देनी पड़ेगी। तो उसे इतनी कीमत देनी पड़ेगी, लेकिन कुल कीमत की बात कर रहा है, तो कुल कीमत उसने 6,000 पहले दिया भी तो था ना, तो उस 6,000 को भी इसमें हम जोड़ लेते हैं। तो 6,000 को इसमें जोड़ लेने के बाद हमारे पास आता है 16,680 रुपये। यानी कि किसान को कुल ट्रैक्टर की जो कुल कीमत देनी पड़ी वो था 16,680 रुपये, जो ट्रैक्टर हमारा 12,000 का था उसने 6,000 पहले दे दिया और उसके बाद 12 साल तक पैसा दिया उसको, और 12 साल बाद जाके सिर्फ 16,680 रुपये दिया। इसलिए मैं इसको सजेस्ट करूँगा कि अगली बार से जब देना तो एनुअल की जगह मंथली इंटरेस्ट लगाएं, ज़्यादा पैसे कमा पाएगा। ठीक है, हम सब लोग जो इंस्टॉलमेंट भरते हैं वो मंथली भरते हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सारे में ज़्यादातर क्वेश्चन में आप देखोगे तो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया हुआ रहता है एनुअल रहता है, और हम लोग सोचते हैं कि हमारा इंटरेस्ट इतना ज़्यादा क्यों लग रहा है। तो भाई ठीक है, ऐसा ही चल रहा है, पढ़ाया जाता है हमें एनुअल वाला और रियल लाइफ में ज़्यादा यूज़ होता है मंथली वाला। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। शमशाद अली 22,000 रुपये का एक स्कूटर खरीदता है, वह 4,000 रुपये नकद दे देता है। ये क्वेश्चन भी सेम लग रहा है। तथा शेष राशि को 1,000 रुपये की वार्षिक किस्त के अतिरिक्त उस धन पर जिसका भुगतान न किया गया हो 10% वार्षिक ब्याज भी देता है, उसे स्कूटर के लिए कुल कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेम है एकदम, कोई डिफरेंस नहीं है। आप देखो 22,000 रुपये उसका स्कूटर का दाम है, जिसमें से 4,000 रुपये उसने दे दिया है, बचा है 18,000 रुपये। अब ये जो 18,000 रुपये है इसके लिए बोला गया है कि 1,000 रुपये हर साल देना है, तो 18,000 रुपये को 1,000 रुपये हर साल देगा तो कुल कितने साल लगेंगे भुगतान करने में, तो 18 साल लग जाएंगे भुगतान करने में। अब कितना रुपए देना है, तो 1,000 रुपये तो देना है, लेकिन साथ में 10% इंटरेस्ट भी देना है। तो अब 18,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1,800, यानी कि पहले साल का जो अमाउंट होगा वो 1,000 प्लस 1,800 होगा। ठीक है, अब 1,800 तो कुल हो गया हमारा 2,800।
तो पहले साल में 2800 रुपये दे रहा है, दूसरे साल में कितना रुपये दे रहा है, तो हमें मालूम है कि जो अमाउंट बचा है, चूँकि 1800 हमने इंटरेस्ट दिया है और 1000 दे दिया, तो 18,000 का 1800 इंटरेस्ट हमने दे दिया, इंटरेस्ट खत्म। अब 1000 जो दिया वो तो 18,000 में से कम हो जाएगा, बचेगा 17,000। अब 17,000 में का 10% इंटरेस्ट लगेगा, जो आएगा हमारा 1700, और साथ में 1000 रुपये हमारा जो इस अमाउंट को कम करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2700 रुपये। तीसरे साल में आओगे तो अब चूँकि फिर से वही 1700 तो इंटरेस्ट दिया, लेकिन 1000 प्रिंसिपल अमाउंट में कम होगा, मूलधन में कमी होगा, तो 17,000 में से 1000 फिर गया तो बचा 16,000। अब 16,000 पे 10% इंटरेस्ट लगेगा, ब्याज लगेगा, तो 1600 रुपये होगा, और 1600 के बाद फिर 1000 और एक्स्ट्रा दे रहा है ताकि वो मूलधन को कम करे, तो ये हो जाएगा हमारा 2600। और अब देखोगे आप लोग कि 2800, 2700, 2600 के स्पीड से ये आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर एक श्रेणी बन जाएगी 2800, 2700, 2600 डॉट 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 कितने पदों तक, 18 पदों तक। क्यों 18 पदों तक, क्योंकि 18 साल तक ये चलने वाला है। तो इसको आप एसन यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे, और एसन जितना आएगा उसमें ये 4000 जोड़ दोगे, क्योंकि ये 4000 पहले ही दे चुका है, तो हमारा आ जाएगा उसे स्कूटर के लिए कुल कितनी राशि चुकानी पड़ेगी, वो हमारा आ जाएगा जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग अच्छे से कर लोगे इसको। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है हमारा, एक व्यक्ति अपने 4 मित्रों को पत्र लिखता है, ठीक है, और वह प्रत्येक को उसकी नकल करके 4 दूसरे व्यक्तियों को भेजने का निर्देश देता है, तथा उससे यह भी करने को कहता है कि प्रत्येक पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस श्रृंखला को जारी रखे। यह कल्पना करके कि श्रृंखला न टूटे, तो 8वें पत्रों के समूह भेजे जाने तक कितना डाक खर्च होगा, जबकि एक पत्र का डाक खर्च 50 पैसे है। इसको देख के मुझे वो याद आ गया कि नहीं, पहले के टाइम पे जब व्हाट्सएप नहीं चलता था तो एक आता था, कोई रोड पे खड़ा रहता था, सबको पर्चे बांटता रहता था, और पर्चे पे लिखा रहता था आपने इसको पढ़ लिया है, आप इसको दूसरों को भी भेजो, नहीं तो आपका ये नुकसान हो जाएगा, और अगर भेजोगे तो ये फ़ायदा हो जाएगा। और जब व्हाट्सएप आ गया तो पर्चे की जगह व्हाट्सएप पे मैसेज आता था कि आपने ये पढ़ लिया, आप पढ़ लिया, आप दूसरे को भेजोगे तो फ़ायदा होगा, नहीं भेजोगे तो शाम तक कोई नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह का स्पैम मैसेज जैसा लग रहा है ये भी, लेकिन यहाँ पे पैसे भी लग रहे हैं, तो हो सकता है लोग ना भेजें, ठीक है। तो देखते हैं जो भी है, हमारा मेन काम तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक आदमी की बात कर रहा है, एक आदमी जो चिट्ठी लिखता है 4, तो 4 चिट्ठी उसने लिखा, ठीक है। अब चारों को बोला गया कि 4-4 लोगों की चिट्ठी लिखना है, तो चारों ने 4-4 चिट्ठी लिखना है चारों को, और उसके बाद जो लोग हैं उनको भी बोला गया है कि भाई आपको भी 4-4 लिखना है। और ये कब तक चलता रहेगा ये श्रृंखला, तो ये श्रृंखला चलता रहेगा, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, और इसी तरह से डॉट 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 कहाँ 8 पदों तक ये श्रृंखला चलती रहनी चाहिए। तो अब हमें पता करना है कि इसमें डाक का खर्च कितना आएगा। जब एक आदमी ने चिट्ठी लिखा है तो उसका 50 पैसा आता है, तो अब एक आदमी ने कितनी चिट्ठी लिखी थी, 4 चिट्ठी। अब अगले पद में कितनी चिट्ठियाँ हो जाएंगी, तो 4 लोग चिट्ठी लिख रहे हैं, और चारों लोग, ये हमें क्वेश्चन में ही कहा गया है कि इस बात का ध्यान रखना है कि ये श्रृंखला ना टूटे। और मान लेते हैं कि श्रृंखला नहीं टूटा है, तो उस कंडीशन में अगले 4 लोग मिलकर कितनी चिट्ठियाँ लिखेंगे, तो 4 चौके 16 चिट्ठियाँ लिखेंगे। फिर अगले 4 लोग मिलकर कितनी चिट्ठियाँ लिखेंगे, तो 16 चौके 64 चिट्ठियाँ होंगी। और ये कहाँ तक चलेगा, तो डॉट 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 8 पदों तक चलेगा। तो अब हमें पता करना है कि कुल कितनी चिट्ठियाँ लिखी जा चुकी हैं। तो आप देखोगे ध्यान से यहाँ पे, तो आपको मिलेगा कि ये जो है ये गुणोत्तर श्रेणी में है। गुणोत्तर श्रेणी में है तो इसका प्रथम पद है a यानी कि 4, और r, क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी में सारू अंतर नहीं होता, सारू अनुपात होता है, तो r हमारा कितना हो जाएगा, r हो जाएगा वो भी 4 हो जाएगा, क्योंकि 16/4 = 4, 64/16 = 4। तो a 4 है, r 4 है, और n जो है वो 8 है। अब Sn क्या होता है, Sn का एक फॉर्मूला होता है a r⁻n-1 बटा r-1। तो कुल इतनी चिट्ठियाँ लिखी जाएंगी, इतनी चिट्ठियाँ कुल, ठीक है। अब और आगे करते हैं इसको सॉल्व थोड़ा सा। तो a की जगह 4 रख दिया, r की जगह 4, 4 पे पावर n-1 यानी कि 8-1 बटा में 4-1। अब कुल इतनी चिट्ठियाँ लिखी जा रही हैं। अब ये कितना आ रहा है आप लोग खुद ही कैलकुलेट कर लेना, कि मतलब चिट्ठियों की संख्या इतनी है, ठीक है, और एक चिट्ठी में 50 पैसे खर्च हो रहे हैं। तो 50 पैसे को हम रुपए में बदल लेते हैं तो 1/2 रुपये आएंगे। तो एक चिट्ठी में इतना रुपया खर्चा हो रहा है, तो इतनी चिट्ठियों में कितने रुपए खर्च होंगे, तो गुना 1/2। 2 से 4 को काट दो, 2 बार में कट गया। और इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 4 पे पावर 8-1, और यहाँ 2,
और 4 माइनस 1 यानी कि 3। तो 2/3 गुणे 4 पे पावर 8 माइनस 1 रुपये, इतने रुपए कुल खर्च होंगे। अब इसको सॉल्व करने की बात रहेगी तो वो आप लोग कर लो, इतना तो कर ही सकते हो मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर ये जो था क्वेश्चन नंबर 29 था भाई, सॉरी, ध्यान देना। आगे हम आए हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। एक आदमी ने बैंक में 10,000 रुपये 5% वार्षिक ब्याज पर जमा किया। जब से रकम बैंक में जमा की गई है 15वें वर्ष में उसके खाते में कितनी रकम हो गई तथा 20 वर्षों बाद कुल कितनी रकम हो गई ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को भी देखिए लेते हैं। अब ध्यान देने वाली बात ये है ना, देखो समझो, क्वेश्चन नंबर 30, एक आदमी है जिसने बैंक में 10,000 रुपये जमा किया और 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर जमा किया है। तो जब से रकम बैंक में जमा की गई है 15वें वर्ष में उसके खाते में कितनी रकम हो गई, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले देखो शुरू कहाँ से हुआ हमारा, 10,000 रुपये से, 10,000 रुपये। अब अगले साल, एक साल में कितना रुपया बढ़ जाने वाला है, 5% बढ़ जाने वाला है। तो 5% बढ़ा दो तो 10,000 का 5% कितना होगा, 10,000 का 5% 500 रुपये होगा। तो हो जाएगा हमारा 10,500 रुपये। फिर अगले साल कितना हो जाने वाला है, फिर 5% फिर बढ़ेगा तो हो जाएगा 11,000 रुपये। फिर अगले साल कितना हो जाने वाला है, तो फिर 5% बढ़ेगा तो हो जाएगा 11,500 रुपये। अब ये कहाँ तक लेके जाना है हमें, तो हमें लेके जाना है इसको 15वें वर्ष तक। तो 15वां वर्ष यानी कि 15वां पद की बात करें इसमें तो T15 बोले या A15 बोले, ठीक है। अब A15 तो A15 का फॉर्मूला होता है A + n-1, 15 - 1 कर देते हैं, इंटू D, ठीक है। तो A की जगह पे तो 10,000 रख दिया, प्लस 15 - 1 यानी 14, और कितना 500 से गुना हो रहा है तो 500। ये हो गया हमारा 10,000 प्लस 14 × 70, 7,000, और 10,000 प्लस 7,000 ये हो गया हमारा 17,000 रुपये आंसर। यानी कि 15वें वर्ष में हमारे उसके खाते में कितने रुपए होंगे, तो 17,000 रुपये होंगे। सिंपल AP में बना के सॉल्व कर लिया हमने। आगे देखते हैं इसको क्या दिया गया लास्ट में, कि तथा 20 वर्षों बाद कुल कितनी रकम हो गई। अब यहाँ पे 20 वर्षों बाद की बात की गई है। चलो समझते हैं। तो 20 वर्षों बाद यानी कि A20। अच्छा ध्यान देते हैं, ये पहला पद है, ये 15वें साल की बात कर रहा है, लेकिन ये जो बात कर रहा है 20 साल बाद की बात कर रहा है। 20 साल बाद, जैसे कि ये, जैसे मान लो कि मैंने गाड़ी खरीदा था दिसंबर 1, 2023 को, अभी मेरी गाड़ी की 1 साल पूरे नहीं हुए हैं, तो मैं बोलूँगा कि अभी तो पहला ही साल चल रहा है ना। उसके बाद जब 1 साल हो जाएगा तो मेरी गाड़ी का दूसरा साल चल रहा है, 2 साल पूरे नहीं हुए। तो ऐसे ही 15वां साल, क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो मिलेगा 15वां साल है, 15 साल पूरा नहीं हुआ। जैसे ये 15वां पद की बात कर रहा है, 15वां पद यानी कि 15वां साल हो गया हमारा। पहला साल ये, दूसरा अच्छा पहला साल ये, दूसरा साल ये, तीसरा साल ये। तो ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल नहीं, एक्चुअल में देखो तो 1 साल, ये 1 साल के बाद है, ये 2 साल के बाद है, ये 3 साल के बाद है, ये 4 साल के बाद है। और ये जो A15 है हमारा, अगर हम इसको पूरा लिखें तो चलो पूरा लिख के समझाने की कोशिश करता हूँ। 12,000, फिर 12,500, फिर 13,000, फिर 13,500, फिर 14,000, फिर 14,500, फिर 15,000, फिर 15,500, फिर 16,000, फिर 16,500, फिर 17,000। तो आप देखोगे ध्यान से, 1 साल, 2 मतलब पहला 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल बाद, 9 साल बाद, 10 साल बाद, 11 साल बाद, 12 साल बाद, 13 साल बाद, 14 साल बाद। तो आप देख रहे हो ये जो 17,000 आया वो 14 साल बाद आया है। तो 15वां साल यानी कि 14 साल के बाद।
दूसरा साल अगर चल रहा है मतलब 1 साल हो गया, जैसे मेरा मोबाइल है मैंने मार्च में ख़रीदा था और अभी इसका तीसरा साल चल रहा है, मतलब 2 साल पूरे हो चुके हैं मार्च में और तीसरा साल इसका चल रहा है, 3 साल हुआ नहीं है। तो 15वां साल का मतलब 14 साल बाद, और यहाँ पे 20 साल बाद की बात कर रहा है, तो 20 साल बाद की बात कर रहा है मतलब 21वां साल। तो 21वें साल में कितना अमाउंट होगा, उसके लिए हम लिखेंगे A21, फॉर्मूला फिर से वही लगाएंगे A प्लस 20D और A प्लस 20D यानी कि 10,000 प्लस 20 क्या है 20 और D क्या है हमारा 500। तो 20 गुने 500 यानी कि 10,000 10,000 10,000 20,000 रुपये। तो यहाँ पे शब्दों का थोड़ा सा खेल इस तरह का है कि आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो ध्यान से समझो, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बाकी हमारा दोनों हो चुका है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 31। एक निर्माता घोषित करता है कि उसकी मशीन जिसका मूल्य 15,625 रुपये है, हर वर्ष 20% की दर से उसका अवमूल्यन होता है, तो 5 वर्ष बाद मशीन का अनुमानित मूल्य क्या ज्ञात कीजिए। अब देखो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था इंटरेस्ट वाला, वो भी इस वाले को क्वेश्चन को देखो, ये भी आप एपी में लेके जाओगे तो एपी की तरह मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज़ में लेके जाओगे तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ की तरह होगा, लेकिन आप उसके अलावा भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इसका एक काम करता हूँ, 31 नंबर क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। पहले बताता हूँ नॉर्मल तरीका किससे हम लोग सॉल्व करते थे जब सीक्वेंस एंड सीरीज़ हमने नहीं सीखा था तब हम कुछ इस तरह से सॉल्व करते थे। एक फार्मूला होता था हमारा ये वाला चक्रवृद्धि मिश्रधन वाला, A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पे पावर n, जहाँ पे A चक्रवृद्धि मिश्रधन होता था, ये मूलधन होता था, ये 1 और ये R यानी कि उसका दर होता था, कितने रेट से वो बढ़ रहा है, और n हमारा समय होता था। अब मशीन के मूल्य में क्या होता है कि मशीन के मूल्य ज़्यादातर कम ही होती है, तो हम यहाँ पे ना कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। मुझे बस ये बता देता हूँ कि यहाँ पर माइनस लगा रहे हैं हम। माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि दाम में कमी हो रही है, बढ़ नहीं रही है, तो ये जो मिश्रधन होगा वो प्रिंसिपल अमाउंट से कम होगा, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस लगाया। अब बाकी सब कुछ हम इसमें वैसे ही रखने वाले हैं जैसे अवमूल्यन के लिए करते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे कि 15,625 उसका मेन अमाउंट था, और इसमें एक माइनस आर जो है हमारा 20% के रेट से कम हो रहा है, तो 20/100 और n की जगह हम रखेंगे कितना 5, ठीक है। तो अब ये जो है इसको हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आएगा। तो चलो इसको सॉल्व करके मैं बताता हूँ कितना होने वाला है। तो 15,625 और 20 से 100 को काटो तो 5 बार में कट गया, तो ये हमारा हो गया 5 - 1/5 पे पावर 5। तो 15,625 गुना 4/5 पे पावर 5। तो अब हम देख रहे हैं कि ये 15,625 जो है और ये 5 पे पावर 5 है, तो 5 पे पावर 5 जो होता है 625, 5 पे पावर 4 625 होता है। 625 में 5 से गुना करते हैं तो 3125 आता है। इसके बराबर नहीं है, लेकिन एक बार इसको भी गुना करके देख लेते हैं। 5 × 25 के 5 हासिल, तो 5 दूनी, तो 15,625 आ गया। यानी 5 पे पावर 5 जो है हमारा 3125 के बराबर है, और इसमें 5 से गुना करते हैं तो 15,625 आता है। यानी कि अगर हम 15,625 गुना 4 पे पावर 5 बटा 5 पे पावर 5 कर इसको इससे काटने की कोशिश करेंगे तो 5 बार में हमारा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 5 गुने 4 पे पावर 5 है, तो 4 पे पावर 5 क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो 4 पे पावर 5 को सॉल्व करते हैं। 4 × 16, 16 × 64, 16 गुने 16 256, तो ये हो गया हमारा 256 गुने 5 × 20, 256 का 2 गुना 512, ये 0। तो 5,120 रुपये हमारा उस मशीन का अनुमानित कीमत हो जाएगा कैलकुलेट करने के बाद। तो ये कौन सा तरीका था, तो ये वो वाला तरीका था जो आपने सीक्वेंस एंड सीरीज से पहले जाना होगा, बचपन में पढ़ा होगा, नवोदय का फॉर्म अगर भरा होगा तो। बाकी नहीं तो आप सीक्वेंस एंड सीरीज़ के हिसाब से भी देख लेते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपल है भाई, बहुत देखो ध्यान से समझाता हूँ, उसको कोशिश करता हूँ समझाने की, बाकी ध्यान से देखोगे तो समझ में भी आ ही जाएगा। कि यहाँ पे बात कर रहा है कि मशीन की जो कीमत है वो है 15,625 रुपये। अगला पद जो हमारा आ रहा है, मशीन में हर वर्ष 20% की दर से अवमूल्यन हो रहा है, यानी कि इसकी कीमत में 20% कमी हो रही है। किसी भी संख्या का 20% कम करना हो तो उसमें हम गुना करते हैं, किससे मालूम है ना, 20% कम करना है, यानी कि 100 में से 20 गया 80/100, 80/100 से गुना कर दो, संख्या का 20% अपने आप कम हो जाएगा। कैसे प्रूव करोगे, सिंपली आप मान लो 100 का 20% कम करना है तो 80/100 से गुना कर दो,
देखो 80 आ गया, 20% अपने आप कम हो गया। मान लो किसी और संख्या का 20% कम, मान लो 20 का आपको 30% कम करना है, तो 20 का 30% कम करना है तो इसमें 70/100 से गुना कर दो, 2 जीरो गया, आ गया 14। देखो अपने आप 30% कम हो गया। तो 20% कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, 15,625 में हम 80/100 से गुना कर देंगे, 20% कम हो गया। अब 80/100 को अगर हम काटते हैं तो 4 20 चौका 80, 20 50 तो 4/5 आ रहा है। तो हम मान लो कि इसमें 4/5 से गुना कर रहे हैं। अब अगला पद में क्या होगा, अगला पद अगले साल फिर कम हो रहा है, तो अगले साल कितना कम हो रहा है, फिर से 20% कम हो रहा है, तो 20% कम हो रहा है, यानी कि फिर से इसमें 15,625 में हम 4/5 से गुना करें, इतना में 4, इसका 20% कम हो रहा है तो इसमें 4/5 से गुना करेंगे तो फिर से 4/5 आएगा। तो कहीं ना कहीं ये किस तरह से देखने को मिला हमें, तो 4/5 पे पावर 2 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि a इंटू आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर पे पावर 4 इस तरह से होगा। अब बात कर रहे हैं 5 साल बाद कमी की, तो 5 साल बाद ये तो पहला पद खुद ही हो रहा है, तो 1 साल बाद यानी दूसरा पद है, तो 5 साल बाद यानी कि छठा पद होगा। तो A6 हमें पता करना है, तो A6 जो आएगा हमारा ए आर पे पावर 5 होगा, और ए आर पे पावर 5 यानी कि 15,625। 5 साल बाद कमी ही पूछा ना, तो हमें तो छठा पद ही पता करना होगा, क्योंकि 5 साल बाद तो छठा पद ही आने वाला है। तो ये जो छठा पद है वही तो अमाउंट होगा, तो छठा पद निकालेंगे 15,625 गुने 4/5 पे घात 5, और इसको सॉल्व करने पे कितना आता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही सॉल्व करके देखा है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि दोनों तरीके से हमने कैसे किया इसको, ठीक है। अब आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 32। काफ़ी ज़्यादा देर हो गई होगी मेरे ख्याल से, देख लूँ टाइम कितना, सिर्फ 26 मिनट ही हुआ है, चलो अच्छी बात है, 30 मिनट तक वीडियो ख़त्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32, किसी कार्य को कुछ दिनों में पूरा करने के लिए 150 कर्मचारी लगाए गए, दूसरे दिन 4 कर्मचारी ने काम छोड़ दिया, तीसरे दिन 4 और कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया, तथा इस प्रकार अन्य। अब कार्य पूरा करने में 8 दिन अधिक लगते हैं, तो दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कार्य पूर्ण किया गया। जो चीज़ कहा गया है पता करने के लिए उसको मान लेते हैं कि माना n दिनों में काम पूरा हुआ, n दिनों में काम पूरा हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब n दिनों में काम पूरा हुआ है, पहले दिन कितने कर्मचारियों ने काम किया, तो पहले दिन तो 150 कर्मचारियों ने काम किया, कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन कितने कर्मचारियों ने काम किया, तो अगले दिन 4 लोगों ने काम छोड़ दिया था, तो अगले दिन जो काम किया था वो 146 कर्मचारियों ने काम किया था, कोई दिक्कत नहीं। उसके अगले दिन कितने कर्मचारियों ने काम किया, फिर से 4 ने काम छोड़ दिया, तो उसके अगले दिन जो है 142 कर्मचारियों ने काम किया, कोई दिक्कत नहीं समझने में। तो डॉट 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 ये कितने दिनों तक चला, तो ये n दिनों में काम पूरा हुआ ना, यानी कि n दिनों तक चला, तो n पदों तक लिख देते हैं, n पदों तक, ठीक है। तो अब यहाँ इस तरह से मान लो कि पहले दिन 150 कर्मचारियों ने काम किया, दूसरे दिन 146 थे, तो 2 दिनों में कितने कर्मचारियों ने काम किया, तो 2 दिनों में 150 प्लस 146 कर्मचारियों ने काम किया। अब ऐसा हो सकता है कि जिसने इस दिन काम किया होगा उसने इस दिन भी किया होगा, लेकिन हम इस हिसाब से देखें कि एक दिन में 150, 2 दिन में मान लो कि 150 इस दिन काम किया, अगले दिन भी 150 नहीं काम किया, तो एक दिन में 150, तो 2 दिन में हम कितना आएगा, 300 आ जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लेंगे तो हमारा इस तरह कुल कितने कर्मचारी ने काम किया वो आएगा हमारा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि वही कर्मचारी इस दिन भी काम कर रहा है तो कुल कर्मचारियों की संख्या 150 ही रही, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि फैक्ट्री बहुत बड़ी रही हो, कर्मचारी चेंज होते रहे हों, तो ये मान के चले कि कर्मचारी अगर चेंज हो रहे हों तो 2 दिन में 150 300 होंगे। यहाँ पे अगर 3 दिन की बात करें, 3 दिन में कितने कर्मचारियों ने काम किया, तो इसमें 142 भी जोड़ देंगे हम लोग। 4 दिन में कितने कर्मचारियों ने काम किया, तो 138 भी जोड़ देंगे, और इसी तरह से डॉट 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 n पदों तक लेके जाएंगे तो हम देखेंगे कि कुल कर्मचारियों की संख्या अगर हमें निकालनी हो, n दिनों में कुल कितने कर्मचारियों ने काम किया, तो इसका एक फार्मूला बनेगा, क्योंकि ये हमें AP में दिख रहा है, तो इसका फार्मूला क्या आएगा हमारा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब कुल इतने कर्मचारियों ने काम किया, ठीक है, n दिनों में। अब यहाँ पे एक चीज़ ट्विस्ट ये है कि हम n का वैल्यू निकाल नहीं सकते, क्योंकि n ही हमें निकालना, और n का वैल्यू निकाल नहीं सकते हम चाह के भी। क्यों नहीं निकाल सकते भाई, क्योंकि सिर्फ इसके बेस पे तो नहीं निकलेगा, क्योंकि कुछ बराबर भी तो रखने के लिए चाहिए हमें। बराबर हम क्या रखेंगे, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि काम जो है, क्या है भाई काम, अब कार्य को पूर्ण करने में 8 दिन अधिक लगते हैं, तो ये जो n दिन में काम हुआ है ये 8 दिन ज़्यादा लग गया है, क्योंकि हर दिन काम छोड़ के कुछ लोग चले जा रहे हैं, तो अब क्या हो गया, ये 8 दिन ज़्यादा में हुआ है। तो
तो अगर 8 दिन कम में हुआ होता, मतलब अगर 150 कर्मचारी ही काम करते, ठीक है, तो काम कितने दिन, एक दिन में 150 कर्मचारी काम करते हैं तो काम n-8 दिन में हो जाता, n-8 दिन में पूरा हो जाता। तो 150 कर्मचारी एक दिन काम कर रहे हैं, एक दिन में 150 कर्मचारी, तो 2 दिन में 150 गुने 2, 3 दिन में 150 गुने 3, n-8 दिन में 150 गुने n-8 कर्मचारी। तो कुल कर्मचारी इसके हिसाब से कितने होंगे, तो 150 गुने n-8 कर्मचारी। अब यहाँ पे कुल कर्मचारी आया 150 गुने n-8 और यहाँ पे कुल कर्मचारी आया है इतना। इन दोनों की तुलना करते, क्योंकि कुल कर्मचारियों की संख्या क्या रहेगी, बराबर रहेगी। सीधे सीधे ऐसे समझ लो ना कि काम कम रहे ज़्यादा रहे, जैसे मान लो अगर काम को हम दिन से बैलेंस कर रहे हैं तो कर्मचारियों की संख्या जो रहेगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है, दिन से बैलेंस करें। तो यहाँ पे क्या है कि कर्मचारियों की संख्या इतनी, यहाँ पे कर्मचारियों की संख्या इतनी, दोनों की तुलना करेंगे और n की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलो निकालते हैं वैल्यू अब हम लोग। एक 150 गुने n-8 बराबर है n/2 और 2 एक ही जगह पे हम 150 रख सकते हैं। 150 दूना 300 प्लस n-1 और यहाँ d की जगह पे रखेंगे कितना, 4 कर्मचारी कम हो रहे तो माइनस में 4 रख देते हैं। एक 150 गुने n-8 बराबर n/2 300 4n 4 का 4 प्लस 4 150 गुने n-8 n/2 300 में 4 जोड़ेंगे तो 304 माइनस 4n। 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो 2 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा n/2, 2 कॉमन ले लिया तो 304 का आधा 152 माइनस 2n, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा ये वाला, बचा क्या 150 n-8 बराबर n गुने 100, फिर से 2 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा हमारा 7 1 71 ना 76 माइनस n। अब इस 2 से इसको काट देते हैं, 75 बार में कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आएगा। लास्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। 75n माइनस 75 8 एंड 8 40 0 8 4 7 7 8 56 4 60 600। 75n माइनस 600 बराबर किस तरफ 76n माइनस n स्क्वायर। वाह, देखो भाई, समझो भाई, n स्क्वायर माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, 76n इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा। सबको इधर उधर करते हैं तो हमें द्विघात समीकरण मिलेगा n स्क्वायर माइनस 76n माइनस में है, 75n प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस n स्क्वायर माइनस n, और माइनस में 600 है, माइनस में 600 ही रहने देते हैं, बराबर 0। अब इसको मध्य पद विभक्त करके अगर हम द्विघात समीकरण को हल करने की कोशिश करें तो क्या हो सकता है, तो हो सकता है क्या, चलो 20 गुने 30 नहीं, 20 गुने 21 दूना 42 420 25 गुना 26 25 छक्का 150। तो 25 और 24 में ये टूट रहा है हमारा, ठीक है। तो 25 और 24 में इसको ब्रेक कर लेते हैं। देखो कैसे ब्रेक करना होता है ना, 10th में तो आपने सीखा ही होगा, तभी तो वीडियो देख रहे हो, तो मैं अभी यहाँ पे नहीं समझाता हूँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो ऐसे समझ लो कि मध्य पद को ब्रेक करते हैं इस ऐसे पदों में जिसका गुना करने पे 600 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे हमारा n ही रह जाए। तो n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 24n माइनस 600 बराबर 0। अब इन दोनों में n कॉमन है तो n को बाहर लेते हैं तो n माइनस 25 बचता है, प्लस 24 को कॉमन लेते हैं तो n माइनस फिर से 25 बचता है, क्योंकि 25 और 24 गुना करने पे हमारा 600 आता है, बराबर 0।
प्लस के दोनों तरफ देख रहे हैं तो n-25 कॉमन है, तो n+24 हमारे पास बच जाता है। अब इन दोनों संख्या का गुना करने पे 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा या दोनों ही 0 होगा। तो अगर ये वाला पार्ट 0 है तो n बराबर हमारा 25 होना चाहिए, और अगर ये वाला पार्ट 0 है तो n बराबर हमारा -24 होना चाहिए। अब हम जान रहे हैं कि n जो है हमारा आया था वो दिनों की संख्या था, और दिनों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है, यानी कि कुल जो दिनों की संख्या जितने में काम ख़त्म हुआ हमारा वो है 25 दिन। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इस तरह से हमारा एक्सरसाइज ये ख़त्म होता है, पार्ट 9 ख़त्म होता है। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया इसको ख़त्म करने में, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे से ख़त्म तो हुआ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और बाकी और भी चैप्टर, बाकी के जो चैप्टर बचे हुए हैं हमारे, चैप्टर 10, चैप्टर 11, उसके भी सॉल्यूशन आते रहेंगे टाइम टू टाइम। हर हफ्ते वीडियो आती है, देखो लेट हुआ है लेकिन हर हफ्ते वीडियो ज़रूर आई है, तो आती रहेगी। इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।